कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय को हम पढ़ रहे थे और उसमें हमारे न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसके कार्य और न्यायिक सक्रियता वाला टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर हमने आज जो है न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, न्यायाधीश को पद से हटाने की एक जो प्रक्रिया है ये बहुत कठोर प्रक्रिया है। ठीक है, संवैधानिक भाषा के अंदर अगर हम इसको देखें तो किसी चीज में संशोधन अगर आसानी से किया जा सके तो वो लचीलापन होता है उसका, और उसमें अगर संशोधन करने की लंबी प्रक्रिया हो या थोड़ा मुश्किल कार्य हो तो हम उसे कठोर का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार न्यायाधीश को पद से हटाना जो है एक कठोर प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अब न्यायाधीश को हम पद से किस प्रकार हटा सकते हैं उसको देखिए। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ एक बात आती है कि राष्ट्रपति के आदेश से क्यों हटाया जा सकता है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद पे बिठाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसा हमने कल पढ़ा है राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। ठीक है, तो न्यायाधीश की अगर नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो उससे पद से हटाने का कार्य भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के जब मन में जज गई कि यार ये न्यायाधीश मेरे समझ में नहीं बेटा, इसको हटाओ और चेंज करो। ठीक है, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति उससे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने को संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधित किया गया हो। ठीक है, संसद के किसी सदन के अंदर किसी जो न्यायाधीश है उसको हटाने के लिए संबोधित किया गया हो, मतलब कोई बात रखी गई हो संसद में चर्चा के लिए, लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में जो है इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। ठीक है, अब उसे रखने के पीछे भी कुछ कारण होंगे, हम उनको भी अभी पढ़ेंगे कि क्यों अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीश को उसके पद से हटा रहा है संसद के कहने पे, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उनको भी हम आगे देखेंगे। तो कौन हटा सकता है न्यायाधीश को अपने पद से? राष्ट्रपति। ठीक है, और कब हटा सकता है? जब संसद के द्वारा जो है उसे हटाने की बात की गई हो। ठीक है, और उसके जो प्रमुख कारण है वो भी बताए जाएंगे। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत जो है वो कितना होता है? कुल सदस्यों का 2/3 जो है वो उसका विशेष बहुमत होता है। सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि संसद में जितने लोग उपस्थित हैं उनसे ही बहुमत प्राप्त कर लिया जाए, वो सामान्य बहुमत होता है। लेकिन विशेष बहुमत का मतलब है कि जितने उसके सदस्य हैं संसद के उनका 2/3 होना अनिवार्य है। जैसे 545 तो लोकसभा से और 243 जो है वो राज्यसभा से। ठीक है, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। संसद में अगर हमने बात रखी लोकसभा में अथवा राज्यसभा में, तो दोनों के पृथक पृथक सदन के अंदर, अलग अलग सदन के अंदर, ठीक है, सामूहिक बैठक नहीं होगी, अलग अलग बैठक होगी, वहाँ पे उसको हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव जो है रखा जाएगा, उसे संबोधित किया जाएगा। और ये दोनों सदनों के अंदर अलग अलग 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार या अक्षमता होना चाहिए। और ये बात भी कब की जानी चाहिए कि उसे हटाया जाए, संसद में उसे विचार के लिए कब लाया जाएगा? क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार से न्यायपालिका की जो है आलोचना नहीं की जाएगी, और आलोचना करने का अधिकार कब है? जब किसी व्यक्ति को पद से हटाना। ऐसा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सबसे पहले वाला जो प्रोग्राम हमने पढ़ा था उसी के अंदर। तो इसके 2 आधार हो सकते हैं। कौन कौन से आधार हो सकते हैं? पहला आधार तो है दुर्व्यवहार, ठीक है, और दूसरा आधार क्या है? अक्षमता। ठीक है, अक्षमता का आधार जिस प्रकार से उसकी जो योग्यताएं हैं वो योग्यताओं के अनुरूप नहीं हो। हमने उसके 3 योग्यताएं पढ़ी थी। किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है तो 5 साल तक, 5 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय है राज्यों के, ठीक है ना, वहां पे वो न्यायाधीश के पद पे रह चुका हो। पहली अहर्ता उसके लिए ना, पहली अनिवार्यता। दूसरी क्या? 10 वर्ष का उसे क्या होना चाहिए? वकालत कर चुका हो वो, 10 वर्ष तक क्या रहा हुआ हो? एडवोकेट रहा हुआ। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जाता हो।
अगर वो इन तीनों के अंदर से किसी एक चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, अक्षमता है। ठीक है, और ये जो अक्षमता है ये शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जो है जब बनाया गया हो तब तो उसमें ये योग्यता हो, लेकिन बाद के अंदर वो किसी वजह से मानसिक विकृति का शिकार हो गया हो, या फिर उसकी शारीरिक विकृति ऐसी आ गई हो कि वो जो न्यायालय है, न्यायालय परिसर तक नहीं पहुंच सके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है उसे संसद में हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ठीक है, संसद में रखने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, और राष्ट्रपति जो है, चूंकि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो उसे पद से हटा सकता है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि संसद ने उसे पारित कर दिया और संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पद से हटा दिया। इसके लिए क्या है, एक आयोग जो है वो गठित किया गया है, उसकी जांच होती है, समीक्षा होती है कि क्या उस व्यक्ति के ऊपर लगाए हुए आरोप हैं वो सही में सही है अथवा नहीं, उनकी सत्यता की जांच की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे पुलिस के अंदर होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दायर कर दी और उसको उठा के ले गए, भाई साहब आप 24 घंटे के लिए अंदर रहो। ठीक है, कुछ नहीं तो शांति भंग के अंदर ही आप अंदर रहो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आगे चलिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इन सब बातों पे होता है कि वो असक्षम है या फिर उसने अभद्रता किसी प्रकार का उसका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर संसद में जब वो पारित हो गया कि ठीक है साहब, तो फिर क्या होगा, ये अधिनियम बनाया गया 1968 के, और इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। ठीक है, इसका महाभियोग का। एक बात आपको मैं और बता दूं, 7वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के तहत जो न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल तय किया गया। ठीक है, और कार्यकाल जो है ऐसे नहीं है 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष होगा, इनका कार्यकाल इनकी आयु सीमा के आधार पर होता है। पहले उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, ठीक है, उनकी आयु हुआ करती थी 60 वर्ष तक। 60 वर्ष के बाद वो अपने पद से रिटायर हो जाते थे, और उच्चतम न्यायालय जो है इनकी होती थी 62 वर्ष, लेकिन इसे बाद में बढ़ा दिया, यहाँ 60 के स्थान पे 62 और या 62 के स्थान पे 65 वर्ष कर दिया है ना, ये आपको ध्यान में लेना चाहिए। इधर चलते हैं हम, तो महाभियोग की जो है प्रक्रिया लगाई जाती है। अब क्या होता है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। ठीक है, गरिमामय पद है, इसलिए इस गरिमामय पद का किसी प्रकार से गरिमा का उल्लंघन नहीं किया गया है, और किसी भी के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया। ठीक है, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1991 से 1993 में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 2017 से 2018 के महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए थे। प्रस्ताव रखा गया था लेकिन वो पारित नहीं हुआ, और जो वी रामस्वामी हैं इनके ऊपर जब लगाया गया था तो उन्होंने उसे पहले से ही त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो इस गरिमा में पद का किसी भी बात का किसी भी समय जो है उल्लंघन नहीं हुआ। 2 बार संसद में रखा गया प्रस्ताव, लेकिन वो संसद के 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ, इसलिए वो वहीं पे खारिज हो गया। अगर वहां पे पारित हो जाता तो उसके बाद न्यायिक जांच अधिनियम 1968 के तहत उसके ऊपर जांच की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आती है न्यायपालिका की संरचना, किस प्रकार हमारी न्यायपालिका है और इस न्यायपालिका जो है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। वैसे तो हमारा जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका की हमारे यहाँ पर व्यवस्था है, और एकीकृत न्यायपालिका का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पर न्यायालय जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे सरकार जो है व्यवस्थापिका जो है हमारे अलग है, केंद्रीय व्यवस्थापिका अलग और राज्य की व्यवस्थापिका अलग। ठीक है, केंद्र के अंदर हमारे संसद है, ठीक है, और राज्यों के अंदर हमारे विधानमंडल है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को हम अलग अलग संस्था नहीं मानते। ठीक है, उसी के अपर और नीचे के वो पद हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर हमें ऐसा आ जाए कि उच्च न्यायालय जो है वो केंद्र का है और उच्च न्यायालय जो है वो राज्य का है और उच्चतम न्यायालय केंद्र का है, तो ऐसा हम नहीं सोचें। ठीक है, न्यायपालिका हमारी किस प्रकार की है, एकीकृत न्यायपालिका है। इसके 3 अंग हैं। सबसे पहले आता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय, 3 स्तर कह सकते हैं, अंग इसको नहीं कह सकते।
सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उच्च न्यायालय, और तीसरे नंबर क्या पर आता है हमारा जिला न्यायालय। आपके दिमाग में प्रश्न कुछ उठ रहा होगा कि फिर ये दीवानी, फौजदारी, हाँ ये क्या होते हैं, उपभोक्ता न्यायालय वगैरह क्या होते हैं, हम उनको भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके मूल रूप से 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ठीक है। आप इसको यूं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके क्या कार्य हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके जो फैसले होते हैं सभी अदालतों को स्वीकार करने होते हैं। इसी क्रम में दे रखा है आपके बुक में, क्रम लगे इसी क्रम में दे रखा है। चलिए, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला मतलब स्थानांतरण। जब हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में पढ़ा तो ये देखा कि राष्ट्रपति जो होता है ना, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हमारा CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, इसके परामर्श पर, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसको तो कोलेजियम के द्वारा, किसके द्वारा? कोलेजियम के द्वारा। और कोलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? 1+4, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। इनके द्वारा जो है एक नाम निर्दिष्ट किया जाता है और राष्ट्रपति जो है उनको क्या बना देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना देता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जिनकी संख्या कितनी है? 33, ठीक है। और भारतीय संघ के राज्यों के जो अन्य न्यायालय हैं 25, कितनी संख्या है उनकी? 23 या 25 जो संख्या है हमारे उच्च न्यायालयों की, उन न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है। 33 तो कौन हो गए? अन्य न्यायाधीश। ये किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के, है ना। और हमारे जो राज्य हैं उन राज्यों के उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीश की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन वो किसके अनुशंसा पे, किसके परामर्श पे करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श पर करता है, ठीक है। इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार से आप मान के चलिए राष्ट्रपति करता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो उन्हें स्थानांतरण करने का, क्योंकि नियुक्ति किसने दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने दी है ना। स्थानांतरण जो होगा वो होगा तो राष्ट्रपति के नाम से, है ना भाई। अगर किसी व्यक्ति का स्थानांतरण करना है कि राजस्थान हाईकोर्ट का अगर कोई मुख्य न्यायाधीश है और उसे राजस्थान से हटा के उत्तर प्रदेश भेजना है तो वो नाम निर्दिष्ट तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, लेकिन करेगा कौन? उच्च न्यायालय करेगा, सॉरी उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। तो उनको नियुक्ति अगर उच्चतम न्यायालय देता है तो उनके ट्रांसफर जो है वो भी कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, किसी भी अदालत के अंदर, भले वो उच्च न्यायालय की हो या जिला न्यायालय की हो या इसके अलावा हमारे जो दीवानी फौजदारी जो मामले जितने भी चल रहे हैं या हमारे सत्र कोर्ट जैसे तहसील के हमारे महापुरा के अंदर उपखंड है और उपखंड के ऊपर हमारे यहाँ पर जैसे ADJ कोर्ट है यहाँ पे, तो उन सब के अंदर जो मामला चल रहा है उस मामले को जो है ये अपने पास बुला सकता है, साहब ये मुकदमा जो है इसके ऊपर सुनवाई हम करेंगे, ठीक है। तो ये कार्य भी किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। इसी के साथ यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। जैसे राजस्थान के उच्च न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर विचार चल रहा है, तो उसको जो है राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रकार हमने सर्वोच्च न्यायालय के कितने अधिकार पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। अदालतों को मानना होगा इनका अधिकार पूरा, जो भी इसने कहा है वो। स्थानांतरण कर सकते हैं, किसी भी मुकदमे को अपने पास बुला सकते हैं और एक मुकदमे को एक राज्य से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये सब काम किसके हुए? सर्वोच्च न्यायालय के। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों पर भी अपील की सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के नीचे की अदालतों की अपील जो है उसको स्वीकार करता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय जो है वो भी इसके नीचे की जो जिला और सत्र न्यायालय है वहां चल रही कोई अगर किसी के ऊपर जैसे मान लीजिए कोई वाद दायर है और उस वाद के ऊपर जैसे मान लो कि नीचे की अदालत ने फैसला दे दिया, लेकिन कोई व्यक्ति उस फैसले से असंतुष्ट है, ठीक है, तो वो इससे ऊपर वाली में, तो इन दोनों के अंदर जो व्यक्ति असंतुष्ट होगा
वो अपना वाद उच्च न्यायालय के अंदर ले जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के मूल अधिकार जो है उनका सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तो उन्हें बहाल करने के लिए मतलब पुनः सुचारू रूप से चालू करने के लिए जो है रिट जारी कर सकता है ये। और ये रिट वगैरह क्या है ये भी हम इसको सर्वोच्च न्यायालय के आगे पढ़ेंगे कि हमारे 5 प्रकार की रिट आएगी, कौन कौन सी रिट होती है हम उसको देखेंगे, अधिकार सुरक्षा वगैरह जो भी रिटें हैं 5 उन 5 को देखेंगे। लेकिन मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अच्छा, एक चीज जो है मैंने सर्वोच्च न्यायालय में आपको नहीं बताई, मौलिक अधिकार ऐसा विषय है जिसके अंदर व्यक्ति चाहे तो उच्च न्यायालय में और चाहे तो उच्चतम न्यायालय में दोनों में से कहीं भी जो है अपना वाद दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में कर सकता है और उच्च न्यायालय में भी कर सकता है। लेकिन जिला और सत्र न्यायालयों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है भाई, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। उस राज्य के क्षेत्राधिकार में उसके सीमावर्ती क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का मुकदमा है तो उसका निपटारा करने का कार्य भी किसका है, उच्च न्यायालय का है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। इसके अधीन जितनी भी अदालतें आती है, जिला न्यायालय जितने भी हैं, उनका क्या करना है, एक तो पर्यवेक्षण करना, ठीक है, निरीक्षण करना मतलब उनको नियंत्रित रखना कि ये आपके अधिकार का विषय नहीं है, ये आपके अधिकार का विषय, उन सबको इन चीजों से ध्यान दिलाना, एक प्रकार से डायरेक्ट उनको करना है ना, डायरेक्शन उनको देना, ये कार्य किसका है, उच्च न्यायालय का है। इसके बाद आते हैं हमारे जिला न्यायालय, जिला अदालत जिसे हम कहते हैं। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई कर सकती है। जिले के अंदर या जिले के अधीन जो है अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं वहां के न्यायालय जो वाद हैं उनकी सुनवाई कर सकता है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे तहसील स्तर पर कोई न्यायालय जिसे हम सत्र न्यायालय के या अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं, वहां किसी वाद के ऊपर कोई निर्णय दिया गया, उससे जिस प्रकार असंतुष्ट व्यक्ति जिस प्रकार जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय जा सकता है, उसी प्रकार जो है अधीनस्थ न्यायालय से उच्च जिला न्यायालय के अंदर जा सकता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला लेता है ना, इसी प्रकार के मर्डर वगैरह हो गया हो या जो पोस्को एक्ट वगैरह है, आपने बड़ी कोई लूट डकैती की है, ऐसे मामलों के अंदर जो है ये सुनवाई कर सकता है, ये इसको अधिकार है। और उसके बाद में आते हैं अधीनस्थ अदालतें फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार कर सकती है। ठीक है, संपत्ति वगैरह से संबंधित अगर कोई बात होता है तो वो दीवानी के अंदर आता है और फौजदारी के अंदर जो है अगर किसी प्रकार का कोई मर्डर वगैरह हुआ तो इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद है हमारी न्यायिक सक्रियता, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।